हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10 का चैप्टर 4 राजनीतिक दल। आइए हम देखते हैं चैप्टर में है क्या। लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने और चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोलतोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करते हैं, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में। हमें दलों की ज़रूरत क्यों है? लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है? इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही देखने का भी प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हुई है और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब सबसे पहले राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देता है। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिल जाए जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय है। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, अगर आप किसी भी इंसान से पूछ लो, जैसे कोई ए पार्टी है, बी पार्टी है, एक ए को सपोर्ट करता है, एक बी को सपोर्ट करता है, तो जो ए वाला है वो हमेशा बी की बुराई करेगा एंड जो बी वाला है वो हमेशा ए की बुराई करेगा। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो हर कोई इन दलों पर ही आरोप लगाता है कि इनकी वजह से नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। जो कई लोगों का क्वेश्चन होता है, आरक्षण क्यों है? ऐसे में सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए सबसे पहले इन सवालों का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या हैं और वे क्या करते हैं। उनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। तो आप मुझसे सहमत हैं कि दल पक्षपाती होते हैं, भेदभाव और फूट डालते हैं। दल लोगों को बांटने के अलावा और कुछ नहीं करते, यही उनका असली काम है। यहाँ पे आई एक दादी अम्मा, उन्होंने कहा ही। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यानी कि आपको भी पता होगा, राजनीतिक दल जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, सपा हो गया या फिर आप हो गया, ये सब क्या है? राजनीतिक दल। चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार लेखन पर रोक लगा दी है। अधिकांश दलों का कहना है कि यह चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था। चुनाव के समय दीवारों का नज़ारा देखने लायक होता था। यहाँ तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर ये समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। जैसे आप भी देखते होंगे, इलेक्शन के टाइम पे कोई ए पार्टी है, कोई बी पार्टी है। ये बोलेगी हम शिक्षा लाएंगे, स्वास्थ्य लाएंगे, आपका विकास करेंगे। ये बोलता है हम आपके लिए पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, या फिर जो लोक स्वास्थ्य है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, सुरक्षा को बढ़ाएंगे आदि। इस प्रकार हर किसी के अपने अपने दावे होते हैं और हर किसी को लगता है कि उसकी नीति दूसरे से ज़्यादा बेहतर है। इसी आधार पर दल लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं।
इसी प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसीलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा, जब भीमराव अंबेडकर जी थे वो महार जाति के थे, तो उनका जो विशेष था दलितों का उत्थान, क्योंकि इसमें बुरा भी नहीं है। अगर वो अपने समुदाय को आगे बढ़ाना चाहते थे तो इसमें गलत क्या है। हर कोई इंसान अगर किसी उच्च पद पर जाता है तो वो पहले अपने समुदाय का भला करना चाहेगा, बाद में बाकी चीज़ों का। इसी तरीके से जो दल होता है वो भी मतलब किसी एक लोकेशन से चूज होके आते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको ध्यान रखना होता है कि वो एक संपूर्ण राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करें, तो उनको सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाती है, हर कोई अपने अपने क्षेत्रवाद या फिर अपने उससे ग्रसित है। यहाँ पर ये पार्टी सिर्फ अपने समुदाय को सपोर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी अपने समुदाय को सपोर्ट कर रही है, तो इससे क्या होता है, दो समुदाय के बीच में बंटवारे वाली स्थिति भी देखने को मिलती है कई बार। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या फिर समर्थक। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दल के कार्यों की। राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच में लड़ा जाता है। जैसे कोई ए पार्टी है, कोई बी पार्टी है, इसने अपना एक उम्मीदवार चुना सी, इसने एक अपना उम्मीदवार चुना डी, तो इन दोनों के बीच में, सी और डी के बीच में इलेक्शन होगा, मतलब चुनाव लड़ा जाएगा। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है, इसके बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग है। कोई राष्ट्रवादी तरीके से सोच सकता है, कोई समाजवादी तरीके से सोच सकता है, कोई पूंजीवादी तरीके से सोच सकता है, तो इस बात पर हर किसी की राय अलग अलग हो सकती है। पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करते हैं, यह आपको भी पता होगा। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में जाकर के पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं, और ये नेता विभिन्न दलों के नेता होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती है और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ ही वो अपनी अलग राय भी रखते हैं। जैसे आपको पता होगा, कोई विपक्षी दल है तो जो अभी सत्ता में सरकार है, तो उस पर क्वेश्चन पूछ सकती है कि आपने ये वाली नीति बनाई थी, ये अभी तक हुआ क्यों नहीं, और अगर नहीं हुआ तो क्यों, और आपने इसके लिए जो बजट लिखा था तो ये बजट कहाँ यूज़ हो रहा है अगर अभी तक ये हुआ नहीं है तो। इस तरीके के क्वेश्चन वो उन पे पूछ सकते हैं, जिससे कि सरकार पर भी अंकुश लगा रहता है। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते रहते हैं। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। जैसे आपको पता होगा, कॉलेज लेवल पे एक होता है ABVP, वो सपोर्ट करता है, यानी कि वो एक ब्रांच है BJP।
कांग्रेस की है कांग्रेस युवा संगठन करके कुछ। तो इस तरीके से इनके जो संगठन होते हैं या फिर समूह होते हैं वो भी मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना काम करते रहते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करता है। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाता है। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। कि आपको भी पता होगा जो हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है, उसे इसीलिए ही न्याय संगत नहीं बनाया गया ताकि जो ये नेता है या फिर जो भी दल है, तो जब भी ये नेक्स्ट इलेक्शन में जाएं तो लोग इनसे क्वेश्चन पूछ सके कि आपने डीपीएसपी का कितना पालन किया, आपने कौन कौन से प्रोविज़न इसमें लागू किए। लेकिन यहाँ पे लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ कमी तो लोगों की भी है। अगर लोग जागरूक होते तो वो पूछते डीपीएसपी के कितने चीज़ें आपने लागू की है, और सारा दोष मर दिया जाता है इन दलों पे। दल भी तभी वो चीज़ें कर पाते हैं जब इन पे कोई अंकुश नहीं रखती है। जनता के पास ये अधिकार है कि वो उनसे प्रश्न पूछ सके कि अगर आपने डीपीएसपी के ये वाले प्रोविज़न लागू नहीं किए तो क्यों नहीं किए। ठीक है, मान लिया कि हम राजनीतिक दलों के बगैर नहीं रह सकते, पर जरा ये बताइए कि किस आधार पर जनता किसी राजनीतिक दल का समर्थन करती है। इसका आंसर आप मुझसे बेटर तरीके से दे सकते हैं अपने अपने हिसाब से। राजनीतिक दल की ज़रूरत। दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चला जा सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा, वो सिर्फ जीतने की फिराक में होगा। फिर सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे आपको पता होगा 1857 से पहले के जो विद्रोह हुए थे, या फिर जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उसमें जितनों ने भी उस चीज़ का विद्रोह किया था सबने अपनी अपनी विशेषताओं के लिए या फिर अपनी इच्छाओं की या फिर अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय के खिलाफ किया था। किसी ने भी राष्ट्र के लिए नहीं किया था उस समय, क्योंकि उस टाइम पे राष्ट्र जैसी कोई भी अवधारणा थी नहीं। जो देश था वो कई प्रकार के क्षेत्रगत विभाजन में बटा हुआ था। जैसे जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने क्यों विद्रोह किया था, क्योंकि उनके पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करने से मना कर दिया गया था। इसके अलावा जैसे कईयों को पेंशन नहीं मिली थी, या फिर कईयों को मतलब कई प्रकार से कई चीज़ों के लिए मना कर दिया गया था। सबने अपने अपनी इच्छाओं को या फिर अपनी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए विद्रोह किया था, लेकिन उस समय राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए किसी ने भी विद्रोह नहीं किया था। लेकिन जो 1857 का एक कड़ी थी, तो वहाँ से जाकर के बाद में विद्रोह के लिए एक रास्ता मिला था। लेकिन इसको आप ऐसे करके समझ सकते हैं, जैसे 1857 की हालत थी तो वैसा ही हो जाएगा अगर दल नहीं होंगे तो। क्योंकि क्षेत्रगत विभाजन बहुत बुरी चीज़ बना सकता है। अगर क्षेत्रगत विभाजन होगा तो फिर राष्ट्र में कई प्रकार के घुसपैठिए आ सकते हैं, राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्र को एकजुट होकर के काम करने के लिए भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की ज़रूरत होती है। शासक दल। जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार बनी हो उसे कहते हैं शासक दल। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वो देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील।
राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तो उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या फिर उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन या विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य आवश्यकता है। कितने राजनीतिक दल, अब हम इस पे बात करते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। चलिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। क्लास 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती। इसीलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसीलिए कोई नया दल भी नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर कोई पार्टी सत्ता में है, फॉर एग्जाम्पल ए पार्टी मानते हैं इसको, ए की बी पार्टी जो सत्ता में नहीं है, इसको कहते हैं विपक्षी दल। अगर सिर्फ एक ही दल होगा तो वो निरंकुश हो जाएगा, पर अगर एक विपक्षी दल भी होगा तो समय समय पर इस पर क्वेश्चन पूछ करके इस पर अंकुश भी लगा सकता है। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है, आपको पता होगा। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जैसे कोई ए पार्टी है और बी, सी, डी, ई, एफ, ये सारे हैं दल। ठीक है, एक ए दल हो गया, एक बी, सी, डी, ई, एफ, और इनमें से किसी को भी बहुमत नहीं मिला। बहुमत का मतलब होता है आधा से ज़्यादा मत प्राप्त करना। लेकिन अगर किसी को भी नहीं मिला तो इन सब ने एक मतलब गठबंधन बना लिया और फिर इसे कहते हैं गठबंधन सरकार। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा भी कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत के ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है, अब हम इस पे बात करते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभव तो सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। ये एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन और राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली की सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती है। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता।
हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण ये है कि दो तीन पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है, क्योंकि आपको पता होगा भारत कई प्रकार की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक विविधताओं वाला देश है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले ये संभव नहीं है, क्योंकि हर देश की अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप हो और एक आपकी फ्रेंड है, तो आप में कुछ क्वालिटी होंगी जो इससे बिल्कुल अलग होगी, इसमें कुछ क्वालिटी होगी जो बिल्कुल अलग है। तो आप दोनों के हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बेटर है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो जिस शेड्यूल से आप अपनी पढ़ाई करते हो उस शेड्यूल से आपकी फ्रेंड पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि आप दोनों का टाइम एंड कंडीशन दोनों अलग है। इसी चीज़ से आप इसको समझ सकते हो। ये नेता गठबंधन जैसी चीज को कैसे बना संभाल लेता है, मुझे तो सारी पार्टियों के नाम तक याद नहीं रहते। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी की अब हम बात करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती है। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं, बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा था। यही बात ज़्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया है। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर आपको दिख रही होगी। 1971 में 38, 1996 में 31%, 1999 में 38%, 2004 में 53%, 2005 में ये 48 तक हो गई थी। विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। जैसे वैश्विक औसत की बात की जाए तो तंजानिया में 26.2%, बांग्लादेश में 23.5%, भारत में 11.4%, स्वीडन में 10.3%, युगांडा में 9.5%, दक्षिण अफ्रीका में 9.2% एंड चाइना में 8.3%, जिम्बाब्वे में 6.3%, कनाडा में 6.1%, मैक्सिको में 4.5%, अर्जेंटीना में भी 4.5%, साथ में जापान में 3.4%, साउथ कोरिया में 2.6% एंड स्पेन में 1.3%। यहाँ पे आपको ये भी दिख रही होगी कि भारत में पार्टी सदस्यता बढ़ी है। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या का ग्राफ भी आपको दिख रहा होगा किस तरीके से बढ़ रहा है 2004 तक 1967 से। दक्षिण एशिया की बात की जाए तो जो पूरा भरोसा या कुछ भरोसा वाले लोग हैं उनका जो परसेंटेज है वो 37% है, और बहुत भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं वालों का जो रेशियो है वह 43% का, और जिनको पता ही नहीं है इस बारे में उनका है 20% का। आइए दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर लागू करें। यहाँ राज्य स्तर पर मौजूद 3 तरह की दलीय व्यवस्थाएं दी गई है। क्या आप इन श्रेणियों के लिए कम से कम 2 राज्यों के नाम बता सकते हैं? 2 दलीय व्यवस्था, 2 गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। ये आपके लिए एनालिसिस वर्क है। एक आईना आंकड़ों का 27% कनाडा वासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए, 35% कनाडा वासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव्स को सत्ता में होना चाहिए, और 98% कनाडा वासी मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिक्की में बंद करके उससे नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। क्या ये कार्टून पिछले पन्ने पर दिए गए आंकड़ों के ग्राफ से मेल खाते हैं? अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय दल की। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल।
भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती है। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दल को समान मानता है, पर ये बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें चुनाव अलग से चुनाव चिन्ह भी दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा, बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल, कांग्रेस का है हाथ, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त कर सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का या 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से, आप इसे ठीक से सुनना। इस वर्गीकरण के अनुसार 2023 में जारी भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार देश में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी यानी कि आप। आम आदमी पार्टी का गठन 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद 26 नवंबर 2012 को हुआ था। पार्टी की स्थापना जवाबदेही, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शिता और सुशासन के विचार पर की गई थी। पार्टी अपने गठन के 1 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के समर्थन से सरकार बनाई थी। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद ये गुजरात की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरी। फिलहाल आपने पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने लोकसभा में 1 सीट हासिल की थी और अभी के टाइम पे आपको पता होगा, फिर से इस बार ये हार चुकी है। दूसरी चीज़ है भारतीय जनता पार्टी। पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, पुनर्जीवित करके 1980 में ये पार्टी बनी थी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या फिर हिंदुत्व का एक प्रमुख तत्व यहाँ पे दिखाई देता है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ थी, बट बाद में दिया था, लेकिन फिर से ले लिया। ये देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में थी। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से ये पार्टी 1998 में सत्ता में आई और गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल भी शामिल थे। 2019 में वे लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। अभी भी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा कौन करता है? कुछ पार्टियां। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में। यही पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से इसके अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली। ये थी बहुजन समाज पार्टी, जिसका गठन हुआ था 1984 में। अब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट।
1964 में स्थापित मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी थी। ये पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार था इसका। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़। और ये पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही। 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा की 3 सीटें हासिल की थी। इसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार के विभाजन हुए। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया था। 1989 के बाद इस दल के जन समर्थन में कमी आई, पर अभी ये पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए। अपने वैचारिक रुझान में मध्यम मार्गी, नवामपंथी, दक्षिणपंथी, इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। ये दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी पराजित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में से 19.5% वोट था, 52 सीटें ही मिली थी। इसके बाद है नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि NPP। नेशनल पीपल्स पार्टी श्री P.A. संगमा के नेतृत्व में जुलाई 2013 में गठित की गई थी। NPP पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ था। पार्टी देश की विविधता में विश्वास करती है और मानती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विकासात्मक चुनौतियां हैं। पार्टी का मूल दर्शन सभी को शिक्षा और रोजगार के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण करना है। नेशनल पीपल्स पार्टी ने मेघालय में सरकार बनाई और पूर्वोत्तर में कई राज्यों में इसकी मौजूदगी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में NPP को लोकसभा में 1 सीट हासिल हुई थी। अब हम बात करते हैं भारत में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 में बनी थी। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1999 में बनी थी। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल 1998 एंड समाजवादी पार्टी 1992, ये है उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा बिहार की हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां, जनता दल 1999, लोक जनशक्ति पार्टी 2000, राष्ट्रीय जनता दल 1998, झारखंड में भी यही है, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013 में बनी थी। इसके अलावा सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1993 में बनी थी एंड सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2013 में बना था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो फिर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश यहाँ के स्थानीय है। और असम की बात की जाए तो असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2006 में बनी थी। असम गण परिषद 1985 में बनी थी एंड बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ये भी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। नागालैंड की बात की जाए तो नागा पीपल्स फ्रंट ये मणिपुर में भी है। मणिपुर में एक और पार्टी आती है क्षेत्रीय स्तर पर, पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस। मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1972 में बनी थी। मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी 1979 में बनी थी एंड मिजो नेशनल फ्रंट 1961 में बनी थी। मेघालय की बात की जाए तो हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी यहाँ पे 2013 में बनी थी जो मणिपुर में भी है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो कि केरल में भी है। इसके अलावा उड़ीसा में बीजू जनता दल 1977 में बना था। मध्य प्रदेश में JMM 1973, AJSU पार्टी 1986, GVMP 2006 बनी थी। महाराष्ट्र में शिवसेना 1966 में बनी थी।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी 1982 में बनी थी, जो कि तेलंगाना में भी है। और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 2011 में बनी थी, जो कि तेलंगाना में भी है। इसके अलावा पुद्दुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस 2011 में एन पट्टाकाली मक्कल कच्ची 1990 में एक दल बना था। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 1972, जो कि पुद्दुचेरी में भी है। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 1949, जो कि पुद्दुचेरी में भी है। और देशिया मोरपुक्कू द्रविड़ कड़गम ये 2005 में, और ये तब से वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में काम करी है। केरल में केरल कांग्रेस, जो कि मणिपुर में भी है, 1964 में बनी थी। एंड इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948 वाली। इसके अलावा तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना राष्ट्र समिति 2001 में बनी थी। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये भी तेलंगाना की क्षेत्रीय पार्टी है। इसके अलावा कर्नाटक की बात की जाए तो जनता दल सेक्युलर 1999 में बनी थी, जो कि केरल में भी है। इसके अलावा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 1961 एंड गोवा फॉरवर्ड पार्टी ये गोवा की पार्टीज है। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात की जाए, दिल्ली की और हरियाणा पंजाब इन सब में आम आदमी पार्टी 2012, शिरोमणि अकाली और इंडियन नेशनल लोकदल 1977 में बने थे। तो मुझे लगता है कि आप कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के नाम भी जान चुके होंगे। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय दल की। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्यीय दल के रूप में मान्यता दी। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल है, पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। जैसे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टी अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत है। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियों की। हमने देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है। इसीलिए स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत भी हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। सारी दुनिया में ये प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। यहाँ पे आप एक कार्टून भी देख रहे होंगे, बर्लुस्कोनी, जो इटली के प्रधानमंत्री थे। वो इटली के बड़े व्यवसायियों में से एक है। 1993 में गठित फोर्जा इतालिया के नेता भी हैं। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन गृह, एक फुटबॉल क्लब, एसी मिलान और बैंक की मालिक हैं। ये कार्टून कुछ समय पहले के चुनाव का था। तो जब पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं, तो इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं हो पाते। फिर कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं को साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और ना ही कोई माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। चूँकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसीलिए जो उन्हें असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता की से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। फिर दल महिलाओं को पर्याप्त टिकट क्यों नहीं देते? क्या इसका कारण आंतरिक लोकतंत्र की कमी है? आप इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से जुड़ी है, यह है वंशवाद की चुनौती। चूँकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसीलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है।
जो लोग नेता नहीं होते वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते रहते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। ये दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। अनेक दलों में शीर्ष पद पर अन्याय। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। ये प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों के साथ कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ है, और ये आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर न्यूज़पेपर इस चीज़ को कवर करता है। चूँकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, तो इसके लिए कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करते। वह ऐसे ही उम्मीदवार उतारते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सके। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती है। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित है। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया और ये प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यूरो का रह गया है कि नीतियाँ कैसे बनाई जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध ही नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में सिर्फ पैसे बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? पर क्या ये सही नहीं है कि बहुत से राजनेता जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं? दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, अब हम इस पर बात करते हैं, लेकिन हम पहले समझेंगे दल बदल। विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना, और इससे संबंधित प्रावधान कहाँ पे है? 10वीं अनुसूची में और 1951 के अधिनियम में। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? अगर वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते तो उनको सुधरने के लिए कैसे मजबूर कोई कर सकता है? आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में जो प्रयास किए गए या जो सुझाव दिए गए उन पर गौर करते हैं। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्रिपरिषद या पैसे के लोभ में दल बदल करने के लिए आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया था। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी भी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा शपथ पत्र की। किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होता है। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगती है, जैसे कि उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, उनका जो मतलब एजुकेशन है वो कितने तक उन्होंने पढ़ा लिखा है, इस टाइप की उसमें इंफॉर्मेशन भी होती है। पर उम्मीदवार द्वारा की गई सूचना सही है या नहीं, ये जाँच करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अभी तक हम ये बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। वर्तमान समय आपको पता होगा कि
राजनीति का अपराधीकरण नाम की एक नई समस्या हो रही है। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता है। ये बात तभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। जैसे राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। ये व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूरी टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। ये मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसा दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने भी अब तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनमें से कुछ सुधार हों, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। 2 और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का, और ये काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिए किया जा सकता है। और इसकी आज़ादी अगर शांतिपूर्वक ढंग से किया जाए तो इसकी आज़ादी हमें आर्टिकल 19 से भी मिलती है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है कि सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करते रहे तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस वर्क। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दें। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होता है? आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे अभी हमने बात किया था अयोग्यता संबंधी प्रावधान की, तो ये 2 तरीके से हो सकता है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। जैसे संवैधानिक होता है अनुसूची 10, जिसमें दल बदल से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न बताए गए हैं, और 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 से इसमें कई चीज़ें और जोड़ी गई थी। इसके अलावा इसमें 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 को लाया गया था। इसके अलावा MP एक्ट 102 संविधान संशोधन से लाया गया था, और MLA एक्ट 191 संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था, जो कि इन सारी समस्याओं में काफ़ी कारगर हो सकता है। इसके अलावा अगर गैर संवैधानिक की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का। अब हम बात करते हैं जरा दल बदल कानून। कोई भी सदस्य MP या MLA दल बदल कानून के तहत निम्न आधारों पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जैसे कोई सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, कोई सदस्य किसी दूसरे राष्ट्रीय दल की सदस्यता ग्रहण करे, कोई निर्दलीय सदस्य किसी दल की सदस्यता ग्रहण करे, या कोई मनोनीत सदस्य 6 माह बाद किसी राष्ट्रीय दल की सदस्यता ग्रहण करे, तो कोई सदस्य अपने राष्ट्रीय दल के विरुद्ध मतदान करे, या कोई सदस्य अपने राष्ट्रीय दल के कहने के विरुद्ध सदन में भाग न ले। अब हम बात करते हैं जरा सा इनके अपवादों की। यदि 2/3 सदस्य राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ किसी नए राजनीतिक दल का गठन करें और सदन के पीठासीन अधिकारी यानी कि जो अध्यक्ष है पर यह लागू नहीं होता है। ये कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दल के सदस्य से त्यागपत्र तो दे सकते हैं और पुनः अपने कार्यकाल की समाप्ति पर सदस्यता ग्रहण कर सकता है। दल बदल कानून के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऐसे निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। अब हम बात करते हैं जनप्रतिनिधित्व कानून की 1951 वाले की। यदि कोई सदस्य निर्वाचन के द्वारा भ्रष्टाचार आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया जाए तो वो दोषी होगा। किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई हो या फिर लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद को समय समय पर संसद परिभाषित करती है। चुनाव खर्चे का ब्यौरा तय समय पर निर्वाचन आयोग को न देने पर, और दहेज, सती प्रथा, छुआछूत आदि सामाजिक कदाचारों में संलिप्त पाया गया हो। दल बदल कानून के अलावा अन्य आधारों पर अयोग्यता संबंधी निर्णय राष्ट्रपति कर सकता है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग की सलाह आवश्यक होती है। इसके अलावा जैसे संघ शासित प्रदेश हैं, जैसे इसके बारे में भाग 8 में, जिसमें 239 242 है, तो उनके लिए कुछ अलग प्रोविज़न हो सकते हैं। जैसे 239 को इसमें दिल्ली के लिए कुछ विशेष उपबंध की बात की गई है, तो वहाँ पर एक निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों कुछ हो सकता है। इसके अलावा पांडिचेरी में 239A में बात की गई है, वहाँ पे भी, वहाँ के लिए भी जो निर्वाचित सरकार है उनकी अपनी मंत्रिपरिषद बनेगी। इसके अलावा जो विप होता है, सचेतक होता है, इन दलों पर एक तरीके का अंकुश लगाने का काम भी करता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आज के लिए आप इतना समझ गए होंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ और चुनावी सुधारों की। चुनावी सुधारों में बात की जाए तो तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, वोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, जिसमें बात किया गया था कि चुनाव सरकारी खर्च पर होने चाहिए, ना कि अन्य खर्चों पर, वीरप्पा मोइली समिति और तनखा समिति आदि इनसे संबंधित कुछ समिति थी। इसके अलावा जैसे जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी थे, तो उनकी अध्यक्षता में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भी की गई थी। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, परिसीमन आयोग। ये होता है राष्ट्रपति आर्टिकल 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन करता है, जिसका काम होता है निर्वाचन क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व में लाना चाहिए। अब तक केवल 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, 1951, 1963, 1973 और 2000 में। तो आपको अब मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। तो आज हम करते हैं क्लास को एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट और PDF मिलती रहेंगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।